Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Base. हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था खलजीज एंड तुगलक्स के अंडर में एंड किस तरीके से खलजीज एंड तुगलक्स ने अपने किंगडम को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। तो हम यहाँ पर खलजीज एंड तुगलक्स की एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत वास्ट होता गया वैसे वैसे ये किंगडम भी कंसोलिडेट होता गया, लेकिन इतने बड़े किंगडम पर एक राजा रूल नहीं कर सकता था। तो इसीलिए सुल्तान्स को अब ऐसे गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ी जो रिलायबल हो, जो विश्वास करने लायक हो, जो सुल्तान को धोखा ना दें। तो अब हुआ ये कि अर्ली दिल्ली सुल्तान्स में स्पेशली अगर इल्तुतमिश की बात की जाए, इल्तुतमिश ने किसी बड़े एरिस्टोक्रेट एंड लैंडेड चीफटेन्स को गवर्नर नहीं चुना, बल्कि जो खरीदे हुए स्लेव्स थे उनको इन्होंने गवर्नर चुना और उनको मिलिट्री सर्विस दे दी। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले तो एक ये पॉइंट बनता है कि एरिस्टोक्रेट एंड लैंडेड चीफटेन्स कौन होते हैं। एरिस्टोक्रेट का मतलब हो गया हायर क्लास के लोग, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास खूब सारा पैसा है। लैंडेड चीफटेन्स कौन हो गए? जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं या जिनको हम समंताज भी कहते हैं। तो यहां ये बात कही है कि सुल्तान्स ने ना अपने स्लेव्स को गवर्नर के तौर पर चुना, इन्होंने अपने स्लेव्स को मिलिट्री सर्विस दी एंड एरिस्टोक्रेट लैंडेड चीफटेन्स को गवर्नर के तौर पर नहीं चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि सुल्तान्स चाहते थे कि वफादार इंसान ही गवर्नर बने। एरिस्टोक्रेट पीपल के पास भी पैसा, लैंडेड चीफटेन्स के पास भी पैसा होता था, तो कहीं ना कहीं सुल्तान के मन में ये था कि भाई ये किसी भी दिन अपनी आर्मी खड़ी करके मेरे खिलाफ रिबेल कर देंगे। तो इसीलिए सुल्तान्स ने ये सोचा कि क्यों ना जो स्लेव्स हैं, स्लेव्स जो होते थे वो सुल्तान पर ही डिपेंड रहते थे, तो इन्होंने सोचा कि स्लेव्स को ही हम गवर्नर बना देंगे, स्लेव्स हमारे लिए वफादार भी होंगे। स्लेव्स को पर्शियन लैंग्वेज में बंदगा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बंदगा कहा जाता है। इन स्लेव्स को, जिनको बंदगा कहा जाता है, इनको सुल्तान्स ने केयरफुली ट्रेन किया एंड किंगडम्स में जो जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस की पोजीशन थी वो पोजीशन स्लेव्स को दे दी गई। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, ये स्लेव्स जो थे ये अपने मास्टर्स पर, अपने सुल्तान्स पर, या ये कह लो अपने मालिक पर पूरे डिपेंडेंट थे। मतलब ये स्लेव्स अपने सुल्तान को अपना माई बाप टाइप मानते थे, है ना। तो ये बगावत नहीं कर सकते थे अपने मास्टर के अगेंस्ट। तो इसीलिए सुल्तान भी इन स्लेव्स पर प्रॉपर ट्रस्ट एंड रिलाय कर सकते थे। तो इसीलिए इतनी हायर पोजीशंस इन्होंने अपने स्लेव्स को दी रादर देन बिग लैंडलॉर्ड्स एंड एरिस्टोक्रेट। आगे बॉक्स में बताया है दैट स्लेव्स रादर देन सन्स, दैट मींस कि गुलाम जो हैं वो ज्यादा रिलायबल माने जाते थे अपने बेटों से। द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड, सुल्तान को कैसी सलाह दी जाती थी? अ स्लेव whom has brought up and promoted, कि वो गुलाम जिसको हमने पाला है, पोसा है, आगे बढ़ाया है, मस्ट बी लुक आफ्टर फॉर इट्स नीड्स। तो इन गुलामों की हमें देखभाल करनी होगी कि इनको किस चीज की जरूरत है और कब तक करनी होगी, होल लाइफ टाइम। गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव्स, वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज बेटर देन अ सन। तो यहां बताया है कि वो राजा, उनका अपना गुड लक होगा कि अगर उनको ऐसे स्लेव मिले जो वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड हो। एंड किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ये कहा है कि अगर स्लेव्स वर्दी हो मतलब योग्य हो एंड एक्सपीरियंस्ड हो, दैट मीन्स अनुभवी हो, तो ऐसे स्लेव्स अपने बेटों से भी ज्यादा लॉयल होते हैं। द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगा। देखो हमने क्या देखा कि अगर अर्ली दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इल्तुतमिश ऐसे थे जिन्होंने स्लेव्स को हायर पोजीशन दी एंड इसी चीज को आगे कंटिन्यू रखा खलजीज एंड तुगलक्स ने। इन्होंने भी स्लेव्स को हायर पोजीशन दी जिनको बंदगा कहा जाता है। ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, तो ये जो बंदगा थे ये हम्बल बर्थ से थे, दैट मीन्स
ये बिल्कुल लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, बिल्कुल गरीब थे। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, एंड ये स्लेव्स अपने राजा के, अपने मास्टर के क्लाइंट होते थे। तो क्लाइंट का मतलब वो लोग जो किसी और के प्रोटेक्शन के अंडर रहते हो, या ये कह लो कि वो लोग जो किसी पर डिपेंडेंट हो, किसी पर निर्भर हो, या फिर ये कह लो हैंगर ऑन, दैट मीन्स जो किसी के फॉलोअर हो। हैंगर ऑन का मतलब फॉलोअर हो। तो ये जो स्लेव्स थे ये अपने सुल्तान के, अपने मास्टर के क्लाइंट थे, अपने मास्टर पर प्रॉपर डिपेंड रहा करते थे, उनके फॉलोअर थे। एंड इन स्लेव्स को दिल्ली सल्तनत में हायर पॉलिटिकल पोजीशन दी गई। इनको जनरल अपॉइंट किया गया, इनको गवर्नर अब बनाया गया। अब हम ये देखते हैं कि सल्तनत के टाइम पर जो दिल्ली सुल्तान थे, इन्होंने अपने स्लेव्स को हायर पोजीशन तो दे दी, जैसे जनरल, गवर्नर बना दिया, लेकिन इससे हमें यह देखने को मिला कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे आई, उसका आगे रीजन बताया हुआ है। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स। स्लेव्स एंड वो लोग जो अपने राजा पर डिपेंडेंट थे, उनको हम क्लाइंट कहते हैं। तो स्लेव्स एंड क्लाइंट्स अपने मास्टर पर, अपने मालिक पर डिपेंडेंट रहते थे, अपने पैटर्न्स पर डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन उनके एयर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे। दैट मीन्स कि अपने मालिक पर तो ये पूरा भरोसा करते थे, मालिक के लिए पूरे लॉयल थे, लेकिन मालिक के बेटों के लिए लॉयल नहीं होते थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। तो जैसे जैसे नए नए सुल्तान आए, सबके अपने अपने गुलाम थे। As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. तो जैसे जैसे नए सुल्तान ने थ्रोन पर बैठना शुरू किया, ठीक है, जैसे जैसे नए सुल्तान का एक्सेशन हुआ, वैसे वैसे हर एक सुल्तान के जो गुलाम थे उनके बीच में, जो ओल्ड एंड न्यू गुलाम हो गए, नोबिलिटी पीपल हो गए, उनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। The patronage of these humble people by Delhi Sultan also shocked many elites and authors of Persian Tawariq. इसके अलावा दिल्ली सुल्तान्स ने जो हम्बल पीपल मतलब जो ये गुलाम थे, इनको हायर पोजीशन दे रखी थी, इस चीज का सबसे ज्यादा जो शौक था, या ये कह लो इस चीज को सबसे ज्यादा नापसंद करने वाले लोग थे एलीट पीपल, जो अमीर लोग थे, एंड जो त्वारीख लिखने वाले ऑथर्स थे वो भी इस चीज को नापसंद किया करते थे। अब यहां पर ना बर्थ राइट को याद कर लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बर्थ राइट में हमने क्या देखा था कि भाई लोअर क्लास वाले लोअर क्लास में रहेंगे, अपर क्लास वाले के पास प्रिविलेजेस होती है कि वो उस फैमिली में पैदा हुआ है और उसके अपने ये बर्थ राइट है कि वो हम पर रूल करे। तो जो त्वारीख लिखने वाले ऑथर्स थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि जो बिल्कुल गरीब एंड लोअर क्लास पीपल हैं, जो स्लेव्स हैं, जो गुलाम हैं, उनको इतनी हायर पोजीशन दी जा रही है। तो इसीलिए दिल्ली सुल्तान्स को बहुत बार क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लो एंड बेस बोर्न, दैट मीन्स कि गुलाम लोगों को हाई ऑफिस की पोजीशन पर अपॉइंट कर रखा था। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है ना इन दो पैराग्राफ में, इसको मैं थोड़ा सा सम अप करके समझाती हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। तो देखो हुआ ये, जैसे जैसे ये एम्पायर वास्ट होता गया, कंसोलिडेट होता गया, वैसे वैसे इतने बड़े किंगडम पर रूल करने के लिए अलग अलग एरिया में गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ी। तो इल्तुतमिश ने क्या करा, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर की जो हायर पोजीशंस होती हैं वो पोजीशंस इसने स्लेव्स को दे दी, ना कि किसी एरिस्टोक्रेट एंड बिग लैंडलॉर्ड्स को। तो अब स्लेव्स क्या हुए, स्लेव हायर पोजीशन पर पहुंच गए। स्लेव्स को बंदगा कहा जाता है पर्शियन लैंग्वेज में, या ये कह लो फारसी लैंग्वेज में। अब यही चीज जो है कि स्लेव्स को हायर पोजीशन देना, स्लेव्स को हायर पोजीशन देना, यही चीज आगे हम किस में देखते हैं, यही चीज आगे हम खलजीज एंड तुगलक्स में भी देखते हैं। लेकिन जब हम खलजी एंड तुगलक में ये चीज देखते हैं तो यहां पर हमने ये देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस वजह से होने लगी,
कि जो ये स्लेव्स हैं इनको हायर पोजीशन मिल रही है, इसकी वजह से हमें दिल्ली सल्तनत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। जैसे कि पहले तो हमने ये देखा कि ये जो स्लेव्स थे, ये जो गुलाम थे, ये अपने मास्टर के लिए ही लॉयल होते थे, अपने मास्टर के बेटों से इनको कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के गुलाम थे, ना कि उनके बेटों के। दूसरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें ये देखने को मिली, जैसे कि ये एक दिल्ली सुल्तान है, ये दूसरा सुल्तान है, ठीक है। तो जब ये सुल्तान अपनी गद्दी छोड़ेगा या ये मर जाएगा या ये अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ दे, इसके बाद ये दूसरा सुल्तान गद्दी पर आएगा। तो सभी सुल्तान्स के अपने अपने गुलाम थे, तो इसका अपना गुलाम हो गया, इसका अपना गुलाम हो गया। तो अब देखो, जब ये वाला सुल्तान अपनी गद्दी से निकल जाएगा तो नया सुल्तान आया, नया सुल्तान आएगा तो अपना नया गुलाम भी लाएगा। तो अब ओल्ड एंड न्यू गुलाम जो थे, इनके बीच में भी लड़ाई हो जाया करती थी। सो इस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। तीसरा हमें यह देखने को मिला कि जो एलीट क्लास के लोग थे एंड जो तारीख लिखने वाले ऑथर्स थे, उन्होंने सुल्तान को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि ये जो हम्बल बर्थ वाले लोग हैं, जो लो एंड बेस बोर्न पीपल हैं, उनको तुम लोगों ने हायर पोजीशन दे दी। तो ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई इतनी हायर पोजीशन इन लोअर क्लास के पीपल को, इन गुलामों को कैसे दे दी और ये हम पर रूल कर रहे हैं। तो ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आगे हम इसी चीज का एग्जाम्पल देखेंगे कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरीके से जो लो एंड बेस बोर्न पीपल थे उनको हायर पोजीशन दे दी गई थी, उनको अधिकारी ऑफिशियल बना दिया गया था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार को हायर पोजीशन दी। अजीज खुमार कौन था? एक वाइन डिस्टिलर था, एक शराब बेचने वाला आदमी था। फिरोज हजाम को इन्होंने हायर पोजीशन दी, जो एक नाई था। मनका तब्बाक एक कुक था एंड दो गार्डनर थे, लद्दा एंड पीरा, इनको हायर पोजीशन दी गई। सो ये देखने के बाद जियाउद्दीन बरानी क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जियाउद्दीन बरानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहते हैं कि भाई जो राजा है ना वो पागल हो चुका है, राजा की पॉलिटिकल जजमेंट जो है वो खत्म हो चुकी है, राजा को नहीं पता कि किस तरीके से साम्राज्य चलाना है एंड राजा रूल करने के अब इनकेपेबल हो चुका है, राजा के बस की बात नहीं रही रूल करने की। क्यों? क्योंकि राजा का हो गया दिमाग खराब, ये गुलामों को एंड बहुत ही लो तबके के लोगों को इतनी हायर पोजीशन दे रहा है। सो ये बात जियाउद्दीन बरानी ने किसके लिए कही थी? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कही थी। Like the earlier sultans, Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governor of territories by varying sizes. That means कि early sultans की तरह खलजी एंड तुगलक मोनार्क ने अलग अलग साइजेस की जो टेरिटरीज थी, मतलब अलग अलग साइजेस के जो लैंड एरिया थे, उन पर मिलिट्री कमांडर्स को एज अ गवर्नर अपॉइंट कर दिया। तो ये गवर्नर जो थे ये इन लैंड एरिया में पीस मेंटेन करते थे, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते थे एंड अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे। सो ये जो लैंड एरिया थे इनको क्या कहा जाता था? इक्ता। एंड इन लैंड एरिया के जो होल्डर थे उनको इक्तादार कहा जाता था, या ये कह लो मुक्ति कहा जाता था। तो इक्तादार और मुक्ति एक ही बात हो गई, ठीक है। लैंड एरिया को क्या कहा जाता था? इक्ता। एंड इस लैंड एरिया के जो होल्डर थे, जो इस लैंड एरिया का ध्यान रखते थे, उनको कहा जाता था इक्तादार, ठीक है, या फिर मुक्ति। ये जो मुक्ति होते थे इनकी ड्यूटी ये थी कि ये मिलिट्री कैंपेन को लीड करते थे। इसके अलावा ये अपने लैंड एरियाज में, दैट मीन्स अपने इक्ताज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते थे। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। अब ये मुक्तीज क्या करते थे कि भाई जहां ये जिन एरिया में रहते थे, जिन इक्ताज में ये रहते थे, वहां पर मिलिट्री कैंपेन को लीड करते थे एंड
वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाकर रखते थे, लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखते थे। तो जो ये मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड किया करते थे, इस मिलिट्री सर्विस के एक्सचेंज में ये उन एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करते एंड एज अ सैलरी उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेते एंड उसी रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा ये सोल्जर्स को एज अ सैलरी दे दिया करते थे एंड कुछ हिस्सा ये सुल्तान्स को भी पहुंचाते थे। दिल्ली सुल्तान्स ने मुक्तीज पर कंट्रोल करने के लिए काफी इफेक्टिव एंड काफी स्ट्रिक्ट कदम उठा रखे थे। मुक्तीज पर कंट्रोल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुक्तीज करप्ट भी हो सकते थे ना, तो इसीलिए इन पर कंट्रोल करना जरूरी था। तो एक तो ये किया गया कि भाई जो ये मुक्तीज हैं इनकी पोजीशन को इनहेरिटेबल कर दिया गया। दैट मीन्स कि अगर ये इंसान मुक्ति है तो इसका बेटा अब मुक्ति नहीं होगा। पहले तो क्या होता था ना, पहले बहुत सारी पोजीशंस हेरेडिटरी थी, ठीक है, जैसे कि अगर पिता लैंड होल्डर है तो बेटा भी लैंड होल्डर होगा, फिर उसका बेटा भी वही पोजीशन पे आएगा। लेकिन दिल्ली सुल्तान्स में हमने ये देखा कि जो मुक्तीज थे इनकी पोजीशन को इनहेरिटेबल कर रखा था। दैट मीन्स कि मुक्तीज की पोजीशन बेटे को ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरा ये था, if they were assigned इक्ताज for a short period of time before being shifted, कि या तो इन मुक्तीज को शिफ्ट कर दिया जाता था, ट्रांसफर कर दिया जाता था, या फिर इनको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक जगह पर लगाया जाता था। तो इस तरीके से मुक्तीज पर कंट्रोल किया जाता था ताकि ये करप्ट ना हो एंड सुल्तान को धोखा ना दे। लेकिन अगर हम अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की बात करें तो इसके टाइम पर तो हमें बहुत ज्यादा हार्श स्ट्रिक्ट रूल देखने को मिलते हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया हुआ था जो इन मुक्तीज पर नजर रखते थे। इन अकाउंटेंट का काम यह था कि मुक्तीज पर नजर रखना एंड ये चेक करना कि मुक्तीज ने जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है तो वो कितना अमाउंट कलेक्ट किया है, एंड ये भी देखा करते थे कि मुक्तीज ने जो अमाउंट कलेक्ट किया है वो सही से किया है या नहीं किया है। इसके अलावा द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, दैट मीन्स अकाउंटेंट ये भी देखते थे कि राजा ने जितने टैक्स इंपोज कर रखे हैं सिर्फ उतना ही टैक्स मुक्तीज ने कलेक्ट किया है या इससे ज्यादा कलेक्ट किया है, क्योंकि अगर मुक्तीज ने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है तो फिर उस मुक्ति की खैर नहीं, लेकिन अगर उतना ही टैक्स कलेक्ट किया है जितना स्टेट ने डिफाइन किया हुआ है, मतलब राजा ने डिफाइन किया हुआ है, तो ठीक है फिर। इसके अलावा यह भी देखा जाता था अकाउंटेंट के थ्रू कि भाई जो ये मुक्ति है ना, इन्होंने कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स अपने अंडर कर रखे हैं, क्योंकि यहां पर इस चीज पर चेक ऑन करना इसलिए जरूरी था कि अगर मुक्तीज ने अपने अंडर ज्यादा आर्मी ले ली तो जितनी ज्यादा आर्मी होती है वो इंसान उतना ही मजबूत हो जाता है। तो अगर मुक्तीज के पास बहुत ज्यादा सोल्जर हो जाएंगे तो वो राजा के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, रिबेल कर देगा। तो इसलिए इन चीजों का खास ध्यान रखा जाता था। सो यहां पर मैं इस पैराग्राफ को दोबारा समझाती हूं। थोड़ा सा क्या होता है ना कि रिवीजन से चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं। अगर हम तुगलक एंड खलजी के टाइम पीरियड की बात करें तो इन्होंने पहले सुल्तान्स की तरह क्या कर रखा था, लैंड एरिया को डिवाइड किया हुआ था। लैंड एरिया पे इन्होंने अलग अलग गवर्नर को अपॉइंट किया हुआ था एंड लैंड एरिया को कहा जाता, लैंड को क्या कहा जाता था, इक्ता। इसके होल्डर को इक्तादार कहा जाता था एंड मुक्ति भी कहा जाता था। तो इक्तादार की ड्यूटी ये थी कि ये एक तो मिलिट्री कैंपेन को कंट्रोल करेंगे, उसको लीड करेंगे, आर्मी को लीड करेंगे। इसके अलावा अपने लैंड एरिया में ये लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करेंगे। इन इक्तादार को सैलरी भी दी जाती थी। कैसे? ये इक्तादार जिस इक्ताज में रहते थे वहां से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते, उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखते, कुछ हिस्सा ये सोल्जर्स को पे कर दिया करते थे एंड कुछ हिस्सा ये सुल्तान को भी पहुंचाया करते थे। सुल्तान्स ने ना इन मुक्तीज को कंट्रोल करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल बना रखे थे। एक तो ये था कि इनकी पोजीशन इनहेरिटेबल थी, मतलब ट्रांसफर नहीं होगी इनके बेटों में ये पोजीशन। इसके अलावा इन इक्ताज को एक जगह पर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नियुक्त किया जाता था एंड फिर बाद में इनको शिफ्ट कर दिया जाता था। अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर तो हमें और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल ये देखने को मिले कि इन्होंने मुक्तीज को कंट्रोल करने के लिए अकाउंटेंट्स को अपॉइंट कर रखा था। अब ये जो अकाउंटेंट थे ये मुक्तीज पर प्रॉपर नजर रखते थे। एक तो इनका काम ये था ये देखना
कि मुक्तीज ने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो कितना अमाउंट कलेक्ट किया है एंड क्या सही से कलेक्ट किया है रेवेन्यू या नहीं किया। दूसरा इनका काम ये था कि मुक्तीज के ऊपर ये ध्यान रखना कि इन्होंने उतना ही टैक्स लोगों से लिया है जितना स्टेट ने बताया हुआ है या उससे ज्यादा लिया है। तीसरा ये ध्यान रखना कि इन्होंने कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स अपनी मिलिट्री में रखे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिल्ली सुल्तान ना पहले सिटीज पर डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, लेकिन अब सिटीज के पास की जो एडजेसेंट लैंड थी, दैट मीन्स जो हिंटरलैंड हो गई, उस पर भी इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन हिंटरलैंड के जो लैंडेड चीफ्टेन्स थे, सामंताज थे, एरिस्टोक्रेट्स थे एंड जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे, उन्होंने भी दिल्ली सुल्तान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। अगर हम अलाउद्दीन खलजी के टाइम पीरियड की बात करें तो इनके रेन के अंडर जो लैंड्स होती थी उनको प्रॉपर मेजर किया गया, लैंड का प्रॉपर असेसमेंट किया गया एंड उस हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। द राइट ऑफ द लोकल चीफ्टेन्स टू लिवाई टैक्सेस वर कैंसल्ड। अब दिल्ली सुल्तान ने ये कहा इन लोकल चीफ्टेन्स को, या ये कह लो जो ये बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, इनको ये कहा कि तुम्हारा काम बहुत हुआ, अब तुम जो है टैक्सेस वैक्सेस नहीं लगाओगे लोगों पे, बल्कि अब तुम हम लोगों को टैक्सेस पे करोगे। एंड लोकल चीफ्टेन्स को इनकी बात माननी पड़ी। दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये देखा कि लैंड को प्रॉपर मेजर करके उसका प्रॉपर अकाउंट लिखा जाता था, प्रॉपर ऐसा लेखा जोखा रखा जाता था कि कितनी लैंड कहां पर है, उस मेजरमेंट के हिसाब से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। एंड जो ये ओल्ड चीफ्टेन्स थे, ओल्ड लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने भी सल्तनत को सर्व करना शुरू कर दिया, सल्तनत के अंडर काम करना शुरू कर दिया एज अ रेवेन्यू कलेक्टर और असेसर्स। अच्छा, यहां पर आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया है कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में किस तरीके के टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। तो पहला था कल्टीवेशन पर, मतलब खेती पर, जिसे क्या कहा जाता है, खराज कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक खराज कहा जाता है, खराज। एंड नेक्स्ट है कैटल पर, थर्ड है हाउस पर। एंड जो ये खराज है ना, ये पीजेंट के प्रोड्यूस का 50% है। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल 100 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ है तो 100 क्विंटल का जो 50% कितना हुआ, 50 क्विंटल। तो 50 क्विंटल किसके पास जाएगा, राजा के पास जाएगा। तो जितना प्रोड्यूस होगा फार्मर का, उस प्रोड्यूस का 50% एज अ टैक्स ले लिया जाता था। तो ये ध्यान रखना कि टैक्स जो है, एक तो खराज, दूसरा कैटल पर था, तीसरा कैटल मतलब पशुओं पर, मवेशियों पर, एंड तीसरा था हाउसेज पर। It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside. एक चीज और ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में वैसे तो बहुत सारे एरिया थे, बट काफी ज्यादा एरियाज ऐसे थे जो दिल्ली से बहुत दूर थे। ठीक है, एंड इतने डिस्टेंट प्रोविंसेस पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था, जैसे कि दिल्ली से बंगाल, दिल्ली से सदर्न इंडिया, दिल्ली से सिंध। तो इतनी दूर एरियाज में डायरेक्ट कंट्रोल कर पाना सल्तनत के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसीलिए जो है एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। तो पूरा रीजन जो है अनेक्स करने के बाद भी स्वतंत्र हो गया। इवन इन द गैंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज। गैंगेटिक प्लेन में मतलब क्या थे, वहां पर फॉरेस्टेड एरियाज थे, घने जंगल थे। तो जो सल्तनत की फोर्सेस थी, जो आर्मी थी, वो वहां पर पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी जंगलों के एरिया में, मतलब घुस नहीं पाती थी। लेकिन जो लोकल चीफ्टेन्स होते थे, उन्होंने ऐसे रीजन्स में जो जंगल वाले इलाके हैं वहां पर अपने रूल को स्टैब्लिश कर लिया, क्योंकि इनके लिए वहां रहना आसान था। जैसे कि देखो यहां पर भी आप देख रहे होगे चीफ्टेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। एंड यहां बात हुई है कि चीफ्टेन्स किस तरीके से जंगलों में रहा करते थे, माउंटेन्स पर रह लेते थे, अनइवन एंड रग्ड प्लेसेस पर रह लिया करते थे। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक could force their control in these areas but not for short duration. That means कि अगर अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो ये जबरदस्ती इन फॉरेस्टेड एरियाज को अपने अंडर कंट्रोल तो कर लेते थे, लेकिन ये कंट्रोल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होता था, मतलब थोड़े ही टाइम के लिए, थोड़े ही समय के लिए होता था।
इब्न बतूता जो कि 14th सेंचुरी के ट्रेवलर हैं, कहां से थे ये? मोरक्को से थे, ठीक है। तो इब्न बतूता जो है चिफ्टेन्स एंड उनकी फोर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पर लिखते हैं कि भाई किस तरीके से जो ये चिफ्टेन्स थे ये माउंटेन्स में, रॉकी एंड अनइवन रग्ड प्लेसेस में रह लिया करते थे। इनफैक्ट जो ये बैम्बू ग्रोव्स है ना, मतलब जो ये बांस के जो डंडे होते हैं उनके बीच में भी ये रह लिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे यही बताया है कि इन लोगों के लिए जंगलों में रहना मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर राजा की आर्मी की बात करें तो उनके लिए जंगलों में पेनिट्रेट कर पाना मुश्किल होता था। तो पावरफुल आर्मीज भी इन लोकल चीफ्टेन्स को नहीं हरा पाती थी जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे। मंगोल्स अंडर गंगीज खान, गंगीज खान जो है ये मंगोल्स का लीडर है। तो गंगीज खान ने अपनी आर्मी के साथ ट्रांसोशियाना में अटैक किया। ट्रांसोशियाना कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट ईरान में, ईरान के नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसोशियाना है। यहां पर गंगीज खान ने 1219 में अटैक किया एंड गंगीज खान ने फिर हमारे इंडियन सिविलाइजेशन पर ऑनस्लॉट अटैक किया, मतलब बार बार लगातार अटैक किया एंड ज्यादातर दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में किया। Mongol attack on Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad bin Tughlaq's rule. तो मंगोल्स का अटैक दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में तब ज्यादा हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi. That means कि अब हुआ ये कि अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक को यह समझ में आ गया था कि मंगोल्स का अटैक ऑनस्लॉट होगा, मतलब लगातार होगा, बार बार होगा। तो इसीलिए इनके सामने एक ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आया और इन्होंने ना मंगोल्स के अटैक से लोगों को बचाने के लिए, मंगोल के अटैक को रोकने के लिए एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी दिल्ली में। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी का मतलब कि जो हमेशा तैयार रहे लड़ने के लिए, ठीक है। एंड ऐसा हुआ भी, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मंगोल्स हैं उनको अच्छे से रोका और इनको एंट्री नहीं करने दी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम थोड़ा आगे वाला जो रेस्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं। अब यहां पर अलाउद्दीन एंड मोहम्मद तुगलक दोनों की पॉलिसी के बारे में बताया है कि दोनों ने किस तरीके से गंगीज खान के चैलेंज को फेस किया। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक फॉर द फर्स्ट टाइम दिल्ली सल्तनत में ऐसा हुआ, ऐसे पहले सुल्तान थे जिसने ये प्लान किया था कि मंगोल टेरिटरी को कैप्चर किया जाएगा। दैट मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो मंगोल पर अटैक करना चाहते थे, गंगीज खान को हराना चाहते थे एंड मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करना चाहते थे। वेयर एज इन कंट्रास्ट अगर हम अलाउद्दीन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो डिफेंसिव मेजर्स में थे। दैट मीन्स कि वो बार बार गंगीज खान को मंगोल्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वेयर एज मोहम्मद बिन तुगलक ये प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से मंगोल्स को जो है हराया जाएगा एंड मंगोल्स की टेरिटरी पर अटैक किया जाएगा एंड फिर हम उनको कैप्चर कर लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी डिफेंसिव मेजर्स ले रहे थे, वेयर एज मोहम्मद बिन तुगलक ऑफेंसिव मेजर्स ले रहे थे, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक अभी कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों का जो ये कंपैरिजन इस बुक में दिया हुआ है, ये जो ऊपर कंपैरिजन था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड आप अपनी डिस्प्ले पर भी दोनों के यूजर्स नेम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।